तो हेलो दोस्तों, आगामी 18 जून को होने वाले नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पेपर को डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज हैं, तो ये पेपर से पहले एक पेपर होगा, आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के बेसिकली। तो आप लोग अपनी तैयारी को इससे जांच परख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निकोलस हेनरी ने अपनी कृति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, याद रखिएगा सबसे पहली चीज तो यही है, इस प्रश्न से याद कर लीजिए कि निकोलस हेनरी की पुस्तक का क्या नाम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। और इसमें उन्होंने लोक प्रशासन के विषयगत विषयगत विकास के 5 चरण बताए हैं। तो इसमें 6-7 इसमें चरण दिए हुए हैं, तो आपको 5 चरण पहचानने हैं। पहला है लोक प्रशासन का जन्म, दूसरा है राजनीति प्रशासन द्वैध, तीसरा है प्रशासन के सिद्धांत, चौथा है लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, फिर पांचवा है स्वरूप की संकटावस्था, छठवां है लोक प्रशासन प्रबंधन के रूप में, और सातवां है लोक प्रशासन के रूप में। जो हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि लोक प्रशासन का जन्म का उल्लेख निकोलस हेनरी ने कहीं से कहीं तक नहीं किया था। तो हम यहाँ से पहला ऑप्शन है इसको हटा सकते हैं। हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है प्रशासन के सिद्धांत, उसका भी इन्होंने वर्णन नहीं किया था। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें राजनीति प्रशासन द्वैधभाव यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, ये पहला चरण था। फिर लोक प्रशासन के सिद्धांत था उसमें। तो अगर मैंने लोक प्रशासन के सिद्धांत को बोल दिया कि नहीं था, तो वो था, उसके लिए माफी चाहूंगा। स्वरूप की संकटावस्था ये नहीं था, तो इसको हटा देंगे, तो तीसरा ऑप्शन भी नल वाइड हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा लोक प्रशासन प्रबंध के रूप में। और लोक प्रशासन के रूप में ये 1970 के बाद ऐसी अवधारणा आई थी, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें एक और था लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, तो इसको भी यहाँ पर था। अब हेनरी फ्योल की जो कृतियां हैं के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है, असंगत विकल्प का। तो पहला है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा है द रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस, और तीसरा है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्टेट, और डी नंबर है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सही या असंगत विकल्प होगा दोस्तों, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उनको हमें मिलाना है। तो टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोस्तों इसमें जो पुस्तकें हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो पुस्तक है फ्रेडरिक टेलर से मिल जाएगी। फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टन बर्नार्ड की है। टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मैनब्रुक पर्सपेक्टिव, ये एडवर्डो की है। और टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये फ्रैंको मरीनो की है। तो इसमें जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा। फिर निम्न में से किसका मानना है कि निजी प्रशासन व लोक प्रशासन में भिन्नता है? तो निजी प्रशासन एवं लोक प्रशासन में भिन्नता है, ये पॉल एच एप्पलबई, पीटर डकर और हर्बर्ट साइमन का मानना है। हेनरी फ्योल इसमें निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में भिन्नता को नहीं मानती। फिर नवीन लोक प्रशासन के नारे लक्ष्यों में सम्मिलित है। पहला है प्रासंगिकता, दूसरा है मूल्य, तीसरा है सामाजिक समता, चौथा है परिवर्तन, और पांचवा है प्रभावशीलता। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, प्रभावशीलता नहीं होगा, बाकी सभी इसमें शामिल हैं। फिर अब इसमें हमें सोचिए 100 तो उसके मिलाना है। तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आपने बिल्कुल सरल से मिला दिया इसको, वो मैक्स वेबर का है। फिर बहुकार्यात्मक समपार्श्विक अल्पकालीन मॉडल यानी फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्टेड मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, ये किसका है? एफडब्ल्यू रिक्स का है, एफडब्ल्यू रिक्स का है। फिर विकास प्रशासन मॉडल, ये एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर का है। और लता कंजर्वर जिलॉर्ड्स एडवोकेट्स स्टेट्समैन के रूप में नौकरशाही, ये एंथनी डाउन्स की है। तो कुल मिला के इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा, यानी तीसरा नंबर होगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है
कथन एक इसमें दिया हुआ है कि विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका कारण है कि प्रशासनिक विकास या प्रशासन का विकास में प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने का भाव सम्मिलित रहता है। तो इसमें हमें ऑप्शन में, इन ऑप्शनों में चूज करना है। तो इसमें दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा कि दोनों कथन तो सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी द्वारा किसका विरोध नहीं किया गया? पहला है एकल केंद्रित प्रशासनिक शक्ति, दूसरा है राजनीतिक प्रशासन एकीकरण, तीसरा है पद सोपानी को लाल फीताशाही युक्त नौकरशाही, और चौथा है तटस्थ नौकरशाही तथा प्रशासनिक अहमवाद। तो पब्लिक रैशनल चॉइस ने राजनीतिक प्रशासन एकीकरण पर बल दिया है, ना कि उसका विरोध किया। फिर हैथॉन प्रयोग के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है हमें। तो महान प्रकाश प्रयोग ये 1924 से 27, क्या ये हुआ था? तो हाँ, ये सही है। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग 1927 से 28, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग ये गलत है। फिर व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम ये 1928 से 31 सही है। बैंक वायरिंग प्रयोग 1931 से 32 ये भी सही। तो ये बेसिकली जो रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग है ये 1927 से 1932 तक चला था, ये याद रखिएगा। फिर मैक्स वेबर ने तार्किक वैधानिक यानी लीगल रैशनल अथॉरिटी के 8 भौतिक तत्व बताए हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन करना है। तो गलत का चयन करना है। पहला है सरकारी कार्यों में निरंतर समयबद्ध आधार पर संगठन, दूसरा है क्षमता का सुनिश्चित छेद तथा सम विभाजन पर आधारित विशिष्ट कार्य। सी नंबर है पद धारक द्वारा पद का आंशिक अपने हित में प्रयोग करना। तो क्या मैक्स वेबर पद धारक द्वारा पद का आंशिक अपने हित में प्रयोग करने का समर्थक है? नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आदर्श रूप ही वैधानिक या आदर्शात्मक समन्वय का विशुद्धतम रूप है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत है ये सी नंबर वाला गलत है। फिर जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीप 1997 ने शासन को परिभाषित किया है। पहला है संचालन अथवा नीति निर्णय के रूप में, दूसरा है सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरण का अभ्यास, सामूहिक निर्णय निर्माण और नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार की नीतियां लागू की जाती हैं, और चौथा है शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 61 नंबर में वो होगा बी नंबर, यानी कि सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरण का अभ्यास। फिर सुशासन के तत्वों में शामिल है, पहला है नौकरशाही एवं लाल फीताशाही का भाव, ये तो सही होगा। फिर प्रशासन में नैतिकता, जवाबदेही, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना, और चौथा है या पांचवा है पारदर्शिता। इसमें दोस्तों सभी के सभी विकल्प सही प्रतीत होते हैं, तो डी नंबर इसमें सही होगा। फिर जो सेकंड ARC है जो 2005 में आती है के संदर्भ में दिए गए विकल्पों को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों जो चौथी रिपोर्ट थी उसका शीर्षक क्या था? एथिक्स इन गवर्नेंस। चौथी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? एथिक्स इन गवर्नेंस। फिर जो पांचवी रिपोर्ट थी इसका जो टॉपिक था पब्लिक ऑर्डर था। फिर जो छठी रिपोर्ट थी इसका जो टॉपिक था ये बेसिकली लोकल गवर्नेंस पर फोकस्ड थी, और सातवीं रिपोर्ट इसका जो टॉपिक था ये कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था। कुल मिला के इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ई गवर्नेंस के मॉडलों के संदर्भ में असुमेलित का चयन करना है। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, सामान्य सूचना मॉडल, सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना। दूसरा है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल, यानी विशेष समुदाय के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रसंस्कृत सूचनाओं को उपलब्ध कराना। फिर एडवोकेसी मॉडल, प्रचार प्रसार मॉडल, तो केवल सरकारी संगठनों द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दों को जनता के बीच प्रसारित करना। और डी नंबर है इंटरैक्टिव मॉडल, सरकार के कार्यों में आम लोगों की भागीदारी को बेहतर हेतु आम व्यक्ति की सरकारी अधिकारी तक सीधे पहुंच। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर होगा, होप कि आप लोगों ने सोचा होगा, और इसमें जो सही आंसर है
ये सी नंबर होगा, प्रचार प्रसार मॉडल। तो केवल सरकारी संगठनों के द्वारा सार्वजनिक मुद्दों को जनता के बीच प्रसारित या प्रचारित करना, ये केवल जो शब्द है ये गलत है। और ये भी याद रखिएगा कि जहां पर केवल जैसे शब्दों का प्रयोग हो, केवल, ओनली, है ना, सभी, तो वहां पर 99% केसेस में वो जो ऑप्शन रहता है या वो जो स्टेटमेंट रहता है गलत होता है। इसको याद रखिएगा। फिर 65वां क्वेश्चन है कि पहला इसमें कथन है कि भ्रष्टाचार समाज व राष्ट्र के नैतिक पतन का परिणाम एवं कारण दोनों है। और दूसरा कथन है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लगभग 50 प्रकार के गमनों व अन्य भ्रष्ट उपायों का उल्लेख किया। तो इसमें दोस्तों जो पहला कथन है वो तो सही है, पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो कौटिल्य ने बेसिकली दोस्तों 40 प्रकार के गमनों की चर्चा की थी, 50 नहीं 40। फिर जो सेंट्रल बिजनेस कमीशन है उसके संबंध में हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को केंद्र सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। दूसरा कथन है इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार की 27 रीतियों की पहचान की है, उसकी प्रकृति है वो बाध्यकारी है। यही स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, बाध्यकारी नहीं है, रिकमेंडेटरी है यानी सलाहकारी। इसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। अब इसमें असुमेलित विकल्प का चयन करना है, असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो विकल्प है संविधान समीक्षा आयोग 2000 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, छठा वित्त आयोग 2004 में। तो ये गलत है, छठा वित्त आयोग 2006 में दोस्तों आया था। और एसएन बोहरा समिति 1993, ये भी सही। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैन की स्थापना के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है। फिनलैंड में 1999 में, डेनमार्क 1956, नॉर्वे 1962, ब्रिटेन 1967। तो इसमें हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प है बी नंबर है, डेनमार्क 1956 नहीं, जबकि फिनलैंड 1919, नॉर्वे 1962 और ब्रिटेन 1967 ये सब सही है। दोस्तों डेनमार्क में 1956 में नहीं बल्कि 1955 में ही ओम्बुड्समैन की स्थापना कर दी गई थी। फिर 69वां है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, नेता है और उनके निर्वाचन क्षेत्र से हमको मिलाना है। 69वें में हमें नेताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्र से मिलाना है। तो बेसिकली इसमें जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये बंगाल से इन्होंने लड़ा था। फिर जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं ये पंजाब से लड़े थे। जगजीवन राम ये बिहार से थे या बिहार से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जो हंसा मेहता हैं ये बेसिकली दोस्तों मुंबई से चुनाव लड़ती हैं। तो ये याद रखिएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब से, जगजीवन राम बिहार से और हंसा मेहता मुंबई से निर्वाचन क्षेत्र में लड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन हम भारत के लोक शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था के गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक चरित्र तथा समस्त शक्ति का परम स्रोत जनता को मानते हैं? तो ये है दुर्गादास बसु ऐसा मानते हैं। इसमें हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला है उद्देशिका राजनीतिक जनपत्री है के एम मुंशी बोलते हैं। उद्देशिका प्राचीन नाटकों को नंदी पाठ के समान है, बी.एन. गाडगिल ऐसा बोलते हैं। फिर गाडगिल, क्या ये सही है? उद्देशिका संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है, पंडित ठाकुर दास भार्गव बोलते हैं। और उद्देशिका संविधान की कुंजी हंसा मेहता। इसमें जो गलत ऑप्शन है दोस्तों ये यही है, उद्देशिका संविधान की कुंजी है ये हंसा मेहता नहीं बोलती हैं, बाकी यहाँ के सभी विकल्प सही। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सही क्रम होगा इसमें से पहला होगा धर्म, दूसरा होगा मूल वंश, तीसरा होगा भाषा और चौथा होगा जाति, यानी सी नंबर इसमें सही होगा। अब हमें असंगत विकल्प का चयन करना है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो असंगत विकल्प पहला ऑप्शन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपने चुनाव की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, क्या ये सही है? फिर अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के
कार्यपालन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ व प्रतिज्ञान करता है। सी नंबर है राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। ये तो सही है। फिर राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वो क्या है? भारत का राष्ट्रपति अपने चुनाव की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण नहीं करता, जबकि जो भारत का राष्ट्रपति है चुनाव की तारीख से या जब से वो अपने ऑफिस में इंटर करता है उसके बाद जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक वो ऑफिस ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक भारत का राष्ट्रपति बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) में दिया हुआ है। फिर 75वां क्वेश्चन है, इसमें कथन है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। दूसरा कथन है, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया। तो इसमें दोस्तों बेसिकली दोनों कथन सही होंगे, दोनों कथन 75 नंबर में सही होंगे। फिर अध्यादेश के बारे में देखना है कथनों को। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति का अधिकार है, तो ये सही है। अगर सदन के या संसद के दोनों सदन नहीं एक प्रकार से कन्वीन किए जा रहे हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, जबकि जो राज्यपाल है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। दूसरा इसमें जो कथन है, जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। तो ये भी सही है। अध्यादेश का वही प्रभाव व बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, ये भी सही है। अध्यादेश का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता, ये गलत है, हो सकता है। तो चौथा जो प्रश्न है या चौथा जो विकल्प है वो गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही। किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर या न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति या अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होने पर अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 126(1) में ऐसा दिया गया, आर्टिकल 126(1) में ऐसा दिया हुआ। फिर इसमें पहला कथन है कि मोहम्मद इकबाल पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद व साम्यवाद के विरोधी थे। समाजवादी दर्शन की भौतिकवादी उग्रता से उन्हें घृणा थी, पहला कथन। दूसरा कथन, इकबाल पाश्चात्य जगत द्वारा समर्थित 2 तलवारों के सिद्धांत यानी सम्राट व धर्म की सत्ता के समर्थक थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन होगा पहला होगा, यानी दोनों ही कथन इसमें गलत है, दोनों ही कथन गलत है। राम मनोहर लोहिया की कृतियों को उनके छापने के सन के क्रमानुसार सेट करना है। तो पहली जो पुस्तक है द कास्ट सिस्टम, फिर व्हील ऑफ हिस्ट्री, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन और चौथा है फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी होगा। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तीसरे में है फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड और चौथे में है कास्ट सिस्टम। फिर जो 80वां कथन है, मैजनी और अरविंदो के विचारों में बहुत समानता थी। कारण क्या था? मैजनी और अरविंदो का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें जो सही ऑप्शन है ये होगा, यानी दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से वीर सावरकर द्वारा गठित संगठन नहीं है। तो वीर सावरकर ने किस संगठन का गठन नहीं किया था? पहला है अभिनव भारत सोसाइटी, तंत्र भारत समिति, इंडियन मजलिस, और चौथा है जो बन्नी इटालियन सोसाइटी। तो इन्होंने इंडियन मजलिस की स्थापना नहीं की थी, या उन्होंने उसका संगठन नहीं किया था। फिर कथन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसा कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक समाजवाद चाहते थे जिसमें उपभोक्तावाद, अंत प्रतियोगिता एवं संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग, संपोषित व धारणीय विकास, समान वितरण एवं संयमित उपभोग हो। दूसरा कथन है उपाध्याय जी जनपदों व पंचायतों पर आधारित केंद्रित लोकतंत्र के समर्थक थे तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तात्पर्य है संघात्मक राज्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1916 में मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने किसके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की तथा औपनिवेशिक स्वराज के आंदोलन को आगे बढ़ाया? तो तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। फिर महात्मा गांधी के विचारों में असत्य कथन को देखना है, असत्य कथन को हमें चुनना है। पहला है सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग है, निष्क्रिय प्रतिरोध की बजाय सत्याग्रह वीरों का अस्त्र है जो अहिंसा, हृदय परिवर्तन, नैतिक साधन तथा आंतरिक शुद्धता पर जोर देता है। दूसरा है स्वराज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय व आत्म न्याय सम्मिलित है। स्वराज सहभागितापूर्ण लोकतंत्र है जिसमें स्वशासन व आत्म संयम का संयोजन है। फिर तीसरा है गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस फिनिक्स क्रिस फॉर्म की स्थापना की थी उसमें शारीरिक श्रम आवश्यक था, पर उदात्त नैतिक विचारों वाले विवेकशील व्यक्तियों के लिए गांधी ने शारीरिक श्रम को आवश्यक नहीं माना। यहाँ गांधी अरस्तू से समानता रखते हैं। चौथा है गांधी जी राज्य, संसदीय व्यवस्था, बहुमत के शासन व मशीनी औद्योगिकरण के विरोधी थे तथा गांधी जी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जबकि मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर होगा। गांधी जी अरस्तू से साम्यता नहीं रखते थे और किसी भी तरीके से विवेकशील व्यक्तियों के लिए शारीरिक श्रम को एक प्रकार से आवश्यक मानते थे, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो उनको शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने का माध्यम। कारण क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप से दंड व धर्म में निहित है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा, यानी कथन व कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन किस भारतीय विचारक का है कि सहिष्णु व सृजनात्मक राष्ट्रवाद वह है जो अपने में तथा अपनी जनता के प्रतिभा में आस्था रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अपनी भूमिका अदा करता है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कथन है, पहला कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1929 में समता सैनिक दल नामक संगठन की स्थापना की तथा उन्होंने यह कहा कि एक स्थापित समाज का प्रमुख सिद्धांत सामाजिक समानता या समता है। दूसरा कथन, 17 से 27 नवंबर 1930 को अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो ये गलत है, वो इंडिपेंडेंट थे और वो दलितों के मसीहा के रूप में वहां पर गए थे, ना कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में थर्ड गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी गए थे, या सेकंड गोलमेज सम्मेलन में था आई थिंक, केवल गांधी जी गए थे, सेकंड में ही था। फिर तो ये कथन तो गलत हो जाता है, दूसरा कथन। तो दूसरे कथन गलत होते ही हमें सही आंसर मिल जाता है, और वो राशि का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तीसरे कथन को पढ़ लेते हैं। फिर भी अम्बेडकर ने स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था के लिए 2 आवश्यक तत्व बताए। पहला यह है कि समष्टि में व्यक्ति को बढ़ाया जाए तथा उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए। दूसरा तत्व समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक धरातल पर भाईचारे का यह बंधुत्व को महत्व दिया जाए। फिर
पहला कथन है पर्यावरणवाद कोई स्वैत सिद्धांत नहीं है, यह अंतर्विरोधों से घिरा है। दूसरा, पर्यावरणवाद का आधार सामाजिक न्याय है, इसका मानना है कि धरती किसी एक की निजी संपत्ति नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा। दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन सही। अब EH कार ने भविष्यवाणी की कि विश्व में राष्ट्र राज्य अपने आशावादी आकार की खोज में एकता व अनेकता के उपद्रवी काल से जरूर गुजरेगा। इस प्रक्रिया में पहला ऑप्शन है राष्ट्र राज्य की अवधारणा ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आएगी। दूसरा है संप्रभुता की अवधारणा ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तीसरा है संप्रभुता की अवधारणा आज से भी ज्यादा अस्पष्ट एवं धुंधली बन जाएगी। यही ऑप्शन दोस्तों सही है। फिर नेक्स्ट है कि मॉर्गेनथेउ के अनुसार राजनीति वस्तुनिष्ठ कानून यानी ऑब्जेक्टिव रूल से संचालित होती है। दूसरा कथन है कि मॉर्गेनथेउ के अनुसार राष्ट्रीय हित अस्थायी परिस्थितियां हैं जो नीति निर्धारकों को कार्य करने के लिए विवेकशीलता प्रदान करती है। तो जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, ये अस्थायी नहीं है बल्कि परमानेंट है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कथन एक तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर निम्नलिखित विचारकों में से कौन से नव परंपरावादी यथार्थवादी यानी नियो ट्रेडिशनल रिलीजन से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही होगा यानी स्क्वेलर एवं फरीद जकारिया है केवल। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बैलेंस ऑफ पावर दोस्तों इसका शक्ति संतुलन है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें कोई राज्य दूसरे पर हावी नहीं होता अर्थात शक्ति की समानता रहती है। तो ए का 1 से हम मिला सकते हैं। फिर सिंपल बैलेंस, तो सिंपल बैलेंस क्या है? शक्ति 2 राज्यों अथवा 2 विरोधी गुटों में केंद्रित होती है। सिंपल बैलेंस है ये, जैसे यूएसए वर्सेस स्टार। फिर मल्टीलेयर बैलेंस तो इसमें राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को संतुलित करते हैं और फिर संतुलनों के भीतर संतुलित होते हैं। और जो सुरक्षा डिलेमा है या सिक्योरिटी डिलेमा है, ये ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार के लिए एक अभिनेता द्वारा की गई कार्यवाही को अन्य अभिनेता द्वारा आक्रामक के रूप में समझा जाता है या उसकी व्याख्या की जाती है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये हमारा 93 क्वेश्चन है और इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जीरो सम गेम दोस्तों, तो जीरो सम गेम बेसिकली ये किसी भी पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की हानि बन जाता है। यही है कि अगर पाकिस्तान को गेन हो रहा है 100% तो भारत को 100% लॉस होगा और वैसे वर्षा देख सकते हैं। तो ए का 2 होगा। फिर कंसेंट सम गेम यह है किसी भी पक्ष को लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता। फिर नॉन जीरो सम गेम, तो इसमें नॉन जीरो सम गेम में तीसरा ही सही होगा यानी कि किसी भी पक्ष की जीत हो सकती है, साथ में भी जीत सकते हैं, साथ में हार भी सकते हैं। और जो बार्गेनिंग थ्योरी है तो किसी भी पक्ष को ज्यादा की मांग रखनी चाहिए, ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पुस्तकों को लेखकों से मिलाना है। तो इसमें दोस्तों हमको पुस्तकों को लेखकों से मिलाना है। तो जो ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल रिलेशन है ये है रेमंड विंसेंट की। फिर कंट्रोल ऑफ आर्म रेस है, ये आर्म्स रेस है, हेड लेबुल की है। फिर नेशनल डिकंस्ट्रक्शन ये है डेविड कैंपेबल की। और इनसाइड आउटसाइड ये है रॉबर्ट वाकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए किस स्वतंत्रता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है? तो जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता को संविधान का मूल ढांचा माना गया। फिर जेएस मिल उपयोगिता को परिभाषित करता है। जेएस मिल उपयोगिता को आनंद व कष्ट की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। फिर इसमें पुस्तकों के हमें सही क्रमों को बताना है। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड रजिस्ट्रेशन
पहले नंबर पे आएगी। फिर उसके बाद अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड आएगा। फिर द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और चौथे में रैशनल ऑफ एविडेंस आएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है समान इच्छा सदैव व्यक्ति संगत होती है, इसमें कभी परस्पर विरोध नहीं होता। और दूसरा कथन है समान इच्छा राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न व अस्थिर भी करती है, यह उन असमान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राज्य के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। इसमें जो दूसरा कथन है दोस्तों ये गलत है, और पहला कथन है ये सही है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हन्ना अरेंड का सहभागिता का सिद्धांत उनके राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। दूसरा कथन है अरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया है। हन्ना अरेंड की गतिविधियां दो प्रकार में विभाजित हैं, वर्क एक्शन, तो ये गलत है। उनकी जो गतिविधियां 3 पार्ट्स में विभाजित है, एक तो वर्क है या पहला लेबर है, दूसरा वर्क है, तीसरा एक्शन। ये तीसरा ऑप्शन हटा दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा बी। तो 99 का क्या होगा? बी। और हन्ना अरेंड की मृत्यु के बाद प्रकाशित लेख में द प्रॉमिस ऑफ पार्टी 2005 में क्रांति का विश्लेषण, ये भी गलत है। फिर 100वां है, तो पहला जो ऑप्शन है विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। दोस्तों इसमें जो डी नंबर है मनुष्य वस्तुओं का मापदंड है, ये प्रोटागोरस का है, तो डी हमें 1 से मिला देंगे, तो ऑप्शन सी इसमें 100 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य में ह्यूमन इज ए मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, तो ये इसमें प्रोटागोरस ने इसको कहा है। तो पहले का हो जाएगा विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, हेराक्लिटस बोलता है। सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, ये कौन बोलता है? ये पैरामेडिस बोलता है। सत्य स्थायी होता है किंतु उसकी परछाइयां परिवर्तित होती रहती हैं, ये प्लेटो का कथन। फिर कौन सा ग्रामसी के चिंतन से संबंधित है? तो हिस्टोरिकल बॉग का कॉन्सेप्ट यानी ऐतिहासिक समवाय का कॉन्सेप्ट, ये सही है, ये है उसके सिद्धांत से रिलेटेड। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, हाँ ये भी सही है। वेस्टर्न मार्क्सिज्म थ्योरी, इसको देखना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, ये भी सही है। नव लोकतंत्र उससे संबंधित नहीं है, तो 4 को आप हटा सकते हैं और आप बी ऑप्शन में के साथ जा सकते हैं। फिर इसका कथन है राल्स उपयोगितावादियों के टियोलॉजिकल शुभ के विवरण को संकुचित सिद्धांत कहता है, और कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अलुंघनीयता होती है, यानी एक प्रकार से एस्टेब्लिश्ड इनवायबिलिटी होती है, जिसे सामान्य हित के कल्याण में दबाया जा सकता है। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। तो कथन 1 सत्य है किंतु आर गलत है, इसमें ये हो जाएगा। फिर इसमें सही कथन बताना है माओ के बारे में, तो माओ की सांस्कृतिक क्रांति जो कि 1966 से 76 के बीच हुई थी, मूलतः लोगों में वैचारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रेरित थी, ये सही है। क्रांति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। माओ ने संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट की अवधारणा पर बल दिया जो किसानों द्वारा संचालित था, ये गलत है, ये गलत है। और चौथा है माओ ने चीनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून सिस्टम लागू किया है, ये सही है। तो 1, 2, 4 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 4, 1, 2, 4 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में प्रकाशित मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किस क्रांति के पृष्ठभूमि में लिखी गई? 1793 में लिखी गई पुस्तक। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब? ये लगभग 1888 के बीच में होती है। रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 में, और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ये 1950 के दशक में होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। अब हमें कथन और कारण को देखना है। तो पहला है संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, हर देश के आदर्श मूल्य व विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होती हैं। संविधानवाद में स्थिरता नहीं होती है, इसमें स्थिरता युक्त कथात्मकता पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें इंडिविजुअली दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप से प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है? तो ये स्टेटमेंट दोस्तों किसका है?
अल्फ्रेड ड्यूमोंट का है। फिर आरेंड लिचफार्ड द्वारा तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए सुझावों में सम्मिलित नहीं। तो दिए गए सुझावों में सम्मिलित नहीं है। पहला है तुल्य स्थितियों की संख्या में हर संभव कमी की जाए। दूसरा है विश्लेषण के गुण अंतराल में कमी की जाए। तीसरा है तुलनात्मक विश्लेषण को तुलना योग्य स्थितियों पर ही केंद्रित किया जाए। फिर डी है तुलनात्मक विश्लेषण को प्रमुख परिवृत्तियों पर केंद्रित किया जाए। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए होगा, यानी तुल्य स्थितियों की संख्या में हर संभव कमी की जाए, ये गलत है। फिर राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक संकट सिद्धांत के ला कोलम्बरा एंड मानर बीरन 3 ऐतिहासिक संकट बताते हैं। निम्नलिखित में से सही कोड का प्रयोग करते हुए चयन कीजिए। तो 3 ऐतिहासिक जो संकट हैं, पहला है वैधता का संकट, फिर संयोगता का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट और विकास का संकट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा 1, 2, 3। विकास का संकट ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। वैधता का संकट है, संयोगता का संकट है और प्रादेशिक एकीकरण का संकट, ये चीजें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 2 कथन में से एक प्रकार से कथन और कारण बताना है। तो कथन क्या है, पीटर मर्कल के अनुसार संघात्मक व्यवस्था अनेक केंद्रों वाली शासन व्यवस्थाओं के ऊपर एक नए केंद्र का आरोपण है जिसकी जीवन सख्त राष्ट्रीयता की भावना है। दूसरा है जब तक सभी इकाइयों के नागरिक ऐसी भावना से ओतप्रोत नहीं होते हैं तब तक एक नया राष्ट्र नहीं बन पाता है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा ए होगा, यानी आर और ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। पहला है संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है। फिर सत्ता व राज्य शक्ति का एकमात्र स्रोत केंद्रीय सरकार ही रहती है। स्थानीय सरकारों की कोई पृथक स्वतंत्र व मौलिक सत्ता नहीं होती है। फिर प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकार केंद्र के साथ म्यूचुअलिटी में रहती है, पारस्परिकता में रहती है तथा संबंध मालिक नौकर के रहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसमें उपरोक्त सभी कथन सही। फिर हमें सूची 1 से सूची 2 को मिल लेना है, निवेशवाद और उसके जो विद्वान है रिलेटेड उनको सूची 1 के सूची 2 से मिलाना है। तो जो सरोगेट यानी सरोगेट कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये पैट्रिक वोल्फ देते हैं। फिर इंटरनल कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट ब्लूनर देते हैं। सेटलर कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये बेसिकली इसमें सुधारना पड़ेगा दोस्तों, जो सरोगेट कॉलोनियलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट स्कॉट एट्रॉन देते हैं। फिर जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट रॉबर्ट ब्लूनर देते हैं। सेटलर कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट पैट्रिक वोल्फ देते हैं और पॉइंट कॉलोनियलिज्म बिंदु उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट ऑर्गेन्स्की देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं 2 ठो। पहला कथन है वैश्वीकरण के संशयवादी दृष्टिकोण के समर्थक वैश्वीकरण को कॉर्पोरेट हितों को बढ़ाने के लिए राजनेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में देखते हैं। दूसरा कथन है डेविड हेल्ड व एंथनी गिडेंस वैश्वीकरण की उत्पत्ति को एकल आकस्मिक कारक के रूप में वर्णित करते हैं। हेल्ड वाशिंगटन सर्वसम्मति को प्रमुख कारक के रूप में वर्णित करते हैं। इसमें दोस्तों दोनों कथन गलत हैं, दोनों ही कथन इसमें जो कथन 1 है वो तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो न्यूमैन थ्योरी ये आपको पता होगा फ्रेंच फाइनेंस से रिलेटेड है। बहुनिजातीयता नव उपनिवेशवाद ये वन एंड क्रोमक से रिलेटेड है। अर्धपरिधि का कॉन्सेप्ट वालरस्टीन ने दिया था और बहुनिजातीयता ये जूलियस नेरेरे की। इसमें जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्टेट एंड सिविल सोसाइटी ये पुस्तक है नीरा चंडोक की।
स्टेट एंड सिविल सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? नीरा चंडोक की है। ये 4 से मिलेगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वाइवल ये है रजनी कोठारी की। सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये है कोहेन एंड एंड्रू एरोड की। फ्रीजनशिप स्टेट एंड सिविल सोसाइटी ये पुस्तक है आंद्रे बेंते की। फिर किसने फांसीवाद और नाजीवाद के संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ऐसे आंदोलनों पर अंकुश नहीं रखा जाता है तो घृणा, हिंसा और लड़ाई पर आधारित ऐसे आंदोलनों का परिणाम विश्व युद्ध होता है। कांग्रेस ने जर्मन द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने व स्पेन में फ्रैंको द्वारा गणराज्य तख्ता पलट करने का कड़ा विरोध किया था। तो ये है इसमें जो पहला एक प्रकार से ऑप्शन होगा पंडित नेहरू, ये सही होगा। फिर किस वर्ष में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पंचशील सिद्धांतों को स्वीकारा था? तो ये उसने 1959 में स्वीकारा था। गुजराल सिद्धांत के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वास व संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, किसी भी दक्षिण एशियाई राष्ट्र को अपने क्षेत्र का प्रयोग किसी अन्य देश के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। किसी भी देश को अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चौथा था सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और पांचवा है सभी देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाए जाने चाहिए। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा, यानी उपरोक्त सभी कथन सही। आप सोचिए, एक को सोचिए तो उसे मिलाना है। तो ब्रिक्स तो आप जानते हैं 2009 में बना था, अफ्रीकी संघ 2002 में, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 1981 में और G15 ये 1989 में बना था। तो डी का 1 होगा, यानी सी नंबर इसमें सही होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना। डैग हैमरशोल्ड सुएज नहर विवाद निस्तारण, एन एजेंडा फॉर पीस बुतरत घाली, युथांट कोरिया युद्ध को समाप्ति में नाकामयाब, और कोफी अन्नान एड्स, टीबी एंड मलेरिया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा, युथांट कोरिया युद्ध को समाप्ति में नाकामयाब। ये गलत है, यानी असत्य होगा। फिर परंपरागत सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है परंपरागत खतरों से आजादी। दूसरा कथन है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें दोस्तों दोनों ही कथन सही होंगे। फिर असंगत कथन का चयन करना है हमें। पाकिस्तान 1954-55 में सैन्य गुट सीटो और सेंटो में शामिल होता है। अगस्त 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तो ये इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत होगा। अगस्त 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता नहीं होता है। बेसिकली जुलाई में होता है, ना कि अगस्त में होता है। 2 जुलाई को स्पेसिफिकली ये होता है। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए 1969 में अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में स्पेशल ड्राइंग राइट्स अपनाया गया। SDR ना तो एक मुद्रा है, ना ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। ये तो स्टेटमेंट सही होगा। मुद्राओं की SDR बास्केट में USA का डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबिन शामिल है, ये भी सही है। फिर सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 122 नंबर में, 122 में जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट तो सही है। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC आकलन रिपोर्ट वैज्ञानिकों के 3 कार्यकारी समूह द्वारा तैयार की जाती है, जिसके संदर्भ में नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन करना है। तो कार्यकारी समूह 1, कार्यकारी समूह 2, कार्यकारी समूह 3। तो इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों डी होगा, यानी सही सभी सही हैं। यानी कार्यकारी समूह 1 में जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित है। कार्यकारी समूह 2 संभावित प्रभावों, कमजोरियों और अनुकूलन मुद्दों को देखता है। और कार्यकारी समूह 3 ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की जा सकने वाली कार्यवाहियों से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, DD राफेल ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1976 में 4 ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहां स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध तर्क संगत माने जा सकते हैं।
तो अपराध के क्षेत्र में तो ये गलत है, यहाँ पर कहीं से कहीं तक माना नहीं जा सकता, सॉरी यहाँ पर माना जा सकता है। अपराध के क्षेत्र में अगर तर्कसंगत एक प्रकार से समता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तो सही है। आर्थिक क्षेत्र में भी सही हो सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति में ये गलत है, वाक एवं अभिव्यक्ति में गलत है। समाज कल्याण में भी सही है। तो इसमें 1 2 3 1 2 1 2 4 सही होगा, यानी बी विकल्प सही होगा। इसमें बी विकल्प सही होगा, सॉरी इसमें सी विकल्प सही होगा। 1 2 5वां भी सही है ना, समाज कल्याण वाला भी सही है और सिविल विवादों के क्षेत्र में ये भी सही है, तो सी विकल्प सही होगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये किसी पुस्तक है, अर्नेस्ट बार्कर की है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक हायक की है। 4 एसे ऑन लिबर्टी मैकफर्सन की है। और मोरालिटी ऑफ फ्रीडम ये फरीद जकारिया की, सॉरी जोसेफ राज की, मोरालिटी ऑफ फ्रीडम जोसेफ राज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है बेसिकली, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है आधुनिकता एंड मॉडर्निटी की मूल स्थापनाओं को पूर्णतः खारिज करने वाले दार्शनिक निश्चय हैं। फिर आधुनिकता में ईश्वर का स्थान विज्ञान ने ले लिया है जो सत्य की खोज का साधन है। इसमें हमें सही विकल्प देखना है। तो 126 में दोस्तों दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। अब मार्क्सवाद के संदर्भ में हमें सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है मार्क्सवाद 1940 के दशक में आज तक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया से गुजरा है। दूसरा है हाउसबाम जैसे चिंतक मार्क्सवाद को एक सैद्धांतिक परंपरा के बजाय मार्क्सवाद को एक असफल प्रक्रिया मानते हैं। तीसरा है लैकलाउ और माउफे ने उत्तर आधुनिकता व उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में मार्क्सवाद की व्याख्या की है। नव मार्क्सवादी विचारकों ने आर्थिक कारकों की अपेक्षा विचार एवं संस्कृति के विश्लेषण पर बल दिया। तो चौथा तो सही है। बेसिकली इसमें 1 3 और 4 सही है, दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। अब फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कल्चर एंड इक्वालिटी ये है, कल्चर एंड इक्वालिटी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये ब्रायन बेरी की है। फिर रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म ये पुस्तक बेसिकली भीखू पारिक की है। लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर ये है बिल किमलिका की। और पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन ये चार्ल्स टेलर की पुस्तक है। फिर फेमिनिज्म के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो नारीवाद एक विचारधारा, आंदोलन, सिद्धांत और राजनीतिक दोनों है। नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग चार्ल्स फोरियर ने 1837 में किया था। प्रथम अंग्रेज नारीवादी के रूप में मेरी स्टेल का नाम महत्वपूर्ण है। फिर परिस्थिति नारीवाद शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसवा डी युवान ने पहली बार किया था। तो इसमें दोस्तों सभी जो कथन है वो सही है। अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पावर अ रेडिकल व्यू ये दोस्तों स्टीवन लुकास की पुस्तक है। ऑन वायलेंस हन्ना अरेंड की है। टू फेसेस ऑफ पावर ये बेसिकली पीटर बचराज एवं बचराज की है। और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ये रॉबर्ट डाल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समुदाय आधारित सतत विकास ये एलिनोर ऑस्ट्रोम का है। एंड ऑफ पॉवर्टी ये जेफरी सच का है। फिर गरीबों पर पूंजीवाद का दुष्प्रभाव ये सुजान स्ट्रांज का है। और मुक्त व्यापार के समर्थक जगदीश भगवती। अब निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना समानता में सम्मिलित है? तो इसमें फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मेटाफिजिकल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी सभी आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी होगा। फिर अब हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें 1952 से 62 तक गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन देखने को मिला। 1962 से इसमें जो 1952 से 62 तक एक दलीय आधिपत्य का काल देखने को मिला। हालांकि 1952 से 1967 तक ये कहा जा सकता है और इसमें टाइम पीरियड लिया जा सकता है। फिर इसमें जो 1989 का चुनाव गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन यहाँ पर हमें देखने को मिला। 1971 के चुनाव में
कांग्रेस आधिपत्य की पुनर्स्थापना देखने को मिली और 2014 का चुनाव एक दलीय बहुमत की साझा सरकार देखने को मिलती है नरेंद्र मोदी के एक प्रकार से नेतृत्व में। निम्नलिखित राज्यों के गठन से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा पहले नागालैंड होगा, फिर हरियाणा होगा, फिर हिमाचल होगा और फिर मेघालय होगा। इनका आप वर्ष पता करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित सत्य नहीं। पहला, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए, ये तो सही है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श को आवश्यक ठहराया गया। फिर अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। तो ये 1978 में हुआ था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये दोस्तों ये सत्य नहीं है। संविधान संशोधन को न्यायिक पुनर्वलोकन की पद्धति से बाहर कर दिया गया, तो ये सही है। फिर अब हमें इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इंस्टीट्यूशनल समूह में सिविल सर्विस एसोसिएशन आएगा। एसोसिएशनल समूह में फिक्की, एसोचैम जैसे संस्थान आ सकते हैं। फिर नॉन एसोसिएशनल में आरएसएस जैसे संस्थान आ सकते हैं और नौमिक में उल्फा सिमी जैसे संगठन आ सकते हैं। बेसिकली 136 का बी होगा। फिर पहला कथन है कि सच्चर समिति का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मार्च 2005 में किया गया था। दूसरा कथन, सच्चर समिति के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर को बनाया गया, जिसमें कुल 5 सदस्य शामिल थे। तो इसमें दोस्तों दोनों ही कथन गलत है, दोस्तों बेसिकली इसमें दूसरा कथन गलत है। इसमें 7 मेंबर थे और पहला कथन सही है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार भारत में छोटी छोटी जातियों की अपनी अलग दुनिया है, इसका स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है और जिनमें रहने वालों के आचार विचार और राजनीति के व्यवहार भिन्न भिन्न है, इससे जिस राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है उसे परंपरावादी भाषा कहा जा सकता है। तो ये कथन बेसिकली मॉरिस जोन्स का है। फिर पहला कथन है, सितंबर अक्टूबर 1961 में दिल्ली में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। दूसरा कथन, तर्क क्या है, इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। उसमें बेसिकली दोनों कथन सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। फिर कथन 1 है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1989 में पंचायती राज के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया लोकसभा में। फिर 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें दोनों कथन, तो इसमें बेसिकली कथन 1 तो सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। 1991 में नहीं 1992 में किया गया। फिर निम्नलिखित केंद्र सरकारों या घटनाओं पर विचार करते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जनता दल सरकार आएगी, उसके बाद नेशनल फ्रंट मंत्रिमंडल बना था, उसके बाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दा हुआ था 1992 में, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, फिर उसके बाद प्रथम भाजपा मंत्रिमंडल देखने को मिला था, फिर उसके बाद कांग्रेस पहली साझा सरकार देखने को मिली थी और फिर प्रथम एनडीए सरकार देखने को मिली। तो ये इसका क्रम होगा। बेसिकली इसमें जो सही क्रम है या इसमें तो पूरा ऑप्शन है वो क्या होगा, सी नंबर होगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो जीएसटी का दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अवशिष्ट शक्तियां बेसिकली इसमें, तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 248 में है। फिर क्षेत्रीय समीप का सिद्धांत ये अनुच्छेद 245 में है। जीएसटी विशेष प्रावधान ये अनुच्छेद 246(1) में है और संघों और राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति अनुच्छेद 258(a) में दी हुई है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जातिबंध वर्ग है, ये मजूमदार या मदान बोलते हैं।
फिर जाति मना स्थिति है, ये अम्बेडकर बोलते हैं। जाति एक विचारधारा है, ये सुरेंद्र एस जोधका बोलते हैं। जातिपद सोपान है, ये लुई डुमोंट बोलते हैं। फिर रॉबर्ट ए हाइग्रेव ने भारत में दबाव समूहों की या दबाव गुटों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जो निम्न है। पहला, दबाव गुटों का विकास बहुत मंद गति से हुआ है। भारत में दबाव गुटों की प्रशासन तक पहुंच बहुत कम है। फिर कांग्रेस दल के अंदर पाए जाने वाले गुटों में विशिष्ट हितों के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो कांग्रेस दल के अंदर पाए जाने वाले गुटों में विशिष्ट हितों के एजेंट के रूप में कार्य किया है। फिर भारतीयों में निम्न कोटि की राजनीतिक सामर्थ्य की भावना पाई जाती है। तो इसमें दोस्तों सभी जो कथन है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की भारत का सबसे बड़ा एवं प्रभावकारी व्यापारिक संघ रहा है। इसकी स्थापना 1917 में जीटी बिरला द्वारा की गई थी और फिक्की की वार्षिक सभा को अधिकांशतः प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसमें जो पहला कारण है या सॉरी कथन है या कारण है वो सही है, जबकि कथन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ना कि 1917 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जाता है। भारतीय राजनीति व शासन में कई गैर लोकतांत्रिक विशेषताओं के होते हुए भी संसदीय प्रजातंत्र यहाँ क्रियाशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कार्य कर रहा है। इसी धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श स्पष्ट रूप से संविधान में विद्यमान है। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर डी स्मिथ का है। फिर पहला कथन है, अभी तक भारतीय राजनीति पर एक भी सत्तापूर्ण पुस्तक नहीं लिखी गई है। मॉरिस जोन्स ऐसा बोलते हैं। कारण क्या है? भारतीय राजनीति पर पुस्तक लिखने वालों ने झूठ से काम नहीं लिया, बल्कि भारत की राजनीति के यथार्थ रूप तक पहुंचना कठिन है। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, मतलब कथन सही है, कथन और कारण सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा। फिर नेक्स्ट कथन है, अलेक्जेंडर वेंट ने सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 में केनेथ वाल्ट की पुस्तक का विरोध किया है। और कारण क्या है कि उनके अनुसार वाल्टज का अराजकता का तर्क यानी लॉजिक ऑफ एनार्की एक भौतिकतावादी तर्क है। तो इसका जो सही कथन मतलब दोनों ए और आर सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। फिर भिन्नता की आवश्यकता को एक नए तरीके से किस नारीवादी विचारक ने प्रस्तुत किया तथा फ्रायड की नैतिकता की आलोचना की? तो ये कैरोल गिलिगन ने ऐसा किया है। फिर असंगत कथन बताना है। तो इसमें दोस्तों जो असंगत कथन है, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 105(2) अनुच्छेद 194(2) के अंतर्गत संसद सदस्यों व राज्य विधानसभा के सदस्यों समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार वर्णित है। ये तो सही है। 1994 के बीपी नरसिम्हा राव मामले के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। ये भी सही है। 1998 में नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने संसद सदस्यों को रिश्वत के मामले में से छूट प्रदान की, अर्थात संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105(2) के तहत आपराधिक मुकदमे में छूट दी गई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बीपी नरसिम्हा राव बनाम राज्य केस 1998 में 25 साल पुराने फैसले को 11 संसदीय जजों की पीठ से पलटते हुए कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं। इसमें जो असत्य कथन है, असत्य कथन हमको पहचानना था, तो डी होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है या एक प्रकार से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आपको एक सही दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं ये आपको एहसास हुआ होगा। तो चलिए, होप कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।